बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं पहले क्लैपेरॉन इक्वेशन, फिर आगे, क्योंकि ये फर्दर आगे जो है वो ये इसका एक प्रॉपर स्टेप है। फिर आगे इसी को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है? इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू फेजेस ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जो एक ही सब्सटेंस जो है अगर दो फेसेस में है, तो दो फेसेस में जब हो तो दोनों फेसेस जब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तो इस तरह के सिस्टम के बारे में ये जो इक्वेशन इंफॉर्मेशन देती है उसको कहते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसकी यहाँ पे इसने एक सिस्टम लिया हुआ है। सिस्टम उसने क्या लिया है? फॉर एग्जांपल वाटर है। वाटर जो है वो अब लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है और वेपर फॉर्म में मौजूद है। अब जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगे, उस पोजीशन पे जब जो इसकी स्टडी की जाती है, जब ये इंफॉर्मेशन देता है, उसको कहते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन। अच्छा, अब इसी जो लिक्विड और वेपर की फॉर्म है, इसी को आगे फर्दर जब स्टडी करने पे क्या है कि एक लिक्विड है, लिक्विड कंटेनर के अंदर मौजूद है। ठीक है, कंटेनर के अंदर मौजूद है, उसका एक वॉल्यूम फिक्स है। उस वॉल्यूम को हम लोग कह लेते हैं कि वो वॉल्यूम V1 है। ठीक है, V1 है। उस लिहाज से उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? P। ठीक है, P। अब जब उसको हीट करते हैं, हीट करने पे जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा वॉल्यूम जिसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो, उस वेपर के वॉल्यूम को कहेंगे V2। ठीक हो गया। अब सिस्टम ने इस एवापोरेशन के अमल के दौरान कितना वर्क डन किया है, उसको हम लोग वैसे भी कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो उस सिस्टम ने एवापोरेशन के दौरान कितना वर्क डन किया है, तो वो हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द वेपर्स माइनस वॉल्यूम जो हम लोगों ने इनिशियली लिक्विड का लिया था। ठीक है, तो ये सारा जब करेंगे तो कलेक्टिवली जो ड्यूरिंग द एवापोरेशन सिस्टम ने वर्क डन किया हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर A एट कांस्टेंट वॉल्यूम V2 माइनस V1। अगर कांस्टेंट वैल्यू V2 V1 से मुराद ये कि अब उसने इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में dW ओवर dt। ठीक है, कांस्टेंट हमने रखा V2 माइनस V1, तो इसका मतलब है हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया। देन आ जाता है dP ओवर dt। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमने dP को भी इंटीग्रेट किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हीट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन L विच ऑन सब्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन विल गिव अस। अच्छा, वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हीट है, अब जो सराउंडिंग से हीट है वो भी सिस्टम अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जो अगर सराउंडिंग से हीट ले रहा है सिस्टम, उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को L से रिप्रेजेंट करते हैं। उस लिहाज से जो Q है उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, जो एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन है वो डेल्टा E इज इक्वल टू W प्लस Q होता है। ठीक है, अब जो है एक तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए प्लस का साइन आ गया, माइनस का साइन आया है। और दूसरा ये कि अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसकी वजह इसलिए यहाँ पे अब Q की बजाय L है। ठीक है, अब क्या है, ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सप्रेशंस 3 and 2
एंड 3 इन द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देखें हम लोग, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तो ये बनती है W प्लस डेल्टा E इज इक्वल टू T इंटू डी डब्ल्यू ओवर डी टी। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग डेल्टा E की भी वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा E की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगी, ठीक है, W माइनस L ये चीज़। और नेक्स्ट किसकी वैल्यू है, डी डब्ल्यू ओवर डी टी की वैल्यू पुट करनी है। डी डब्ल्यू ओवर डी टी की वैल्यू है V2 माइनस V1 इंटू डी पी ओवर डी टी। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब अगर आप लोग देखो तो माइनस W और ये प्लस W कैंसिल हो गया, यहाँ पे इस तरफ सिर्फ रह गया L, ठीक है, और इस साइड को सिर्फ जो है वो अरेंज किया है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ले आए और बाकी बस थोड़ा सा उसको रीअरेंज किया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर dp ओवर dt निकाला है, सिंपली dp ओवर dt इस साइड पे किया, l यहाँ पे जो है वो t यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया और V2 माइनस V1 है, ये भी डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये चीज़ निकल आई है, ठीक है। दिस इज क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है और यहाँ पे L को DH से भी लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गई क्लैपेरॉन इक्वेशन। अच्छा, इसको बताने का मकसद ये था कि ये आगे फर्दर यूज़ होती है, आगे इसी से आगे फर्दर हम लोग क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने में आगे हेल्पफुल हो सकती है ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब यही इक्वेशन अगर हम लोग लें, dp ओवर dt इज इक्वल टू डेल्टा h ओवर v अगर हम लोग अब यहाँ पे V2 की बजाय V2 माइनस V1 की बजाय सिर्फ v ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो स्मॉल चेंज है V2 माइनस v के दरमियान, इसको अगर हम लोग निगलेक्ट कर दें तो ये सिर्फ और सिर्फ v रह जाएगा, ठीक है। अब ये स्मॉल चेंज को यहाँ इस केस में निगलेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब सपोज द वेपर ओबे आइडियल गैस ला, अगर वो आइडियल गैस ला ओबे कर रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT, तो यहाँ से V हम लोगों ने निकाल दिया, V इज इक्वल टू RT ओवर P, ठीक हो गया, RT ओवर P। देन नेक्स्ट क्या है कि ये जो V की वैल्यू है हम लोगों ने अबव जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे पुट की है, V की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से इक्वेशन बन जाती है dp ओवर dt इज इक्वल टू डेल्टा HP ओवर RT स्क्वायर। ये थोड़ी सी वैल्यू अरेंज होके, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ये जो है वो एक RT ओवर P है और ये डिनोमिनेटर में V है, तो ये जो है कुछ चीज वैल्यूज ऊपर नीचे होके ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ये थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इजी है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो है सिंपली P को यहाँ से दूसरी तरफ अगर ले जाओ तो 1 ओवर P हो जाता है। अब ये जो टर्म है 1 ओवर P इंटू dp ओवर dt, ये इक्वल होती है d log EP ओवर dt के, ठीक है। ये इक्वेशन अगर इसके इक्वल है तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह यहाँ पे ये पुट कर दी, बाकी सारी की सारी इक्वेशन इस तरह से आ गई है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है इसको भी कहते हैं कि ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, ये इस तरह की, ठीक हो गया। अगर इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व भी किया जा सकता है बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन। ये हो गई सिंपल इक्वेशन क्लासियस-क्लैपेरॉन की। और नेक्स्ट जो आगे हम लोग डिराइव करने लगे हैं उसको इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी कहते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन की। इस केस में अब हम लोग क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन डेल्टा H को हम लोग जो है वो कांस्टेंट रख लेते हैं। अब डेल्टा H कांस्टेंट रखा तो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी इस साइड पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है। R तो था ही कांस्टेंट, R आप लोगों को पता है कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। डेल्टा H को हम लोगों ने, इसने कहा है कि कांस्टेंट रखना, तो डेल्टा H को हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया, तो बाकी इंटीग्रेशन अब जो बाकी अप्लाई हो रही है कहाँ, इसके ऊपर हो रही है dt ओवर t स्क्वायर के ऊपर, ठीक हो गया। अब t स्क्वायर को अगर हम लोग ऊपर ले जाएं तो t जो है वो -2 हो जाएगा, ठीक है, t -2 dt के ऊपर। अब हम लोग इस फार्मूला को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब कुछ इस तरह की कंडीशन हो, एक तो x की पावर हो और देन x का डेरिवेटिव हो,
ठीक है, तो ये आगे फर्दर ओपन होता है x पावर n+1 और n+1 प्लस c के अंदर। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर अप्लाई करें, अच्छा यहाँ तो प्लस c भी आ गया, ठीक है, कांस्टेंट भी आ गया, और यहाँ पे क्या है, जो d है जो d है डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन डेरिवेशन एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये t -1 ओवर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए, कुछ इस तरह से आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे ये -1 है, इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगी और माइनस ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पे उसने इस सेम ऐसे ही लिखी हुई है। ये माइनस यही माइनस है, आगे डेल्टा H ओवर RT, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ठीक हो गया। अगर ये अब log EP को अगर खोलते हैं तो ये आ जाता है 2.303 log 10p आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2.303 है, उसको इज इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले गया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो अगर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज अगर देखते हैं कि एक पॉइंट पे जो है वो प्रेशर, वेपर प्रेशर एक लिहाज से P1 था, उस लिहाज से उसका टेम्परेचर T1 था। ठीक है, जो जब टेम्परेचर T2 किया तो उस लिहाज से जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, P2। ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर T1 था तो वेपर प्रेशर P1, और जब टेम्परेचर T2 था तो वेपर प्रेशर P2। उस लिहाज से दो कंडीशंस हम लोगों ने रख ली या देख ली, तो सिर्फ ये P और T टर्म्स चेंज होगी, बाकी सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब इन दोनों अगर एक्सप्रेशन को ये सब्सट्रैक्ट करते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट में से अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आफ्टर सॉल्विंग ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती है। P2 ओवर P1 आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा H और 2.303 R तो कांस्टेंट है, बाकी ये 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये जो है इक्वेशन, ये इसको कहते हैं कि ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है फॉर क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि हम लोगों ने इक्वेशन तो डिराइव कर ली, लेकिन इसका मकसद क्या है, ये यूज़ कहाँ पे होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये जो है लिक्विड की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वो हीट जो कि लिक्विड अब्जॉर्ब करता है लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। जो वेपर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट यूज़ होती है 1 मोल ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट जो है, इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो ये सिंपली सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर का इफेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। ये जो सिंपल इक्वेशन है, लेकिन जो क्लासियस-क्लैपेरॉन की जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, जो हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन पढ़ी है, वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर का इफेक्ट होता है उसको स्टडी करने के लिए या उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब है दिस इक्वेशन इज आल्सो यूज्ड टू स्टडी द थर्मोडायनामिक्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। अच्छा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो यहाँ पे ये है कि अगर दो सब्सटेंसेस हैं, इनका अलग-अलग से अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लिखें तो वो एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक, मतलब कि एक फिक्स्ड अपना पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब हम उन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लेते हैं, जब सॉल्यूशन बना के उनका बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो वो हमेशा एलिवेट करता है। ठीक है, जब वो सेपरेट थे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर था, लेकिन जब
उनको मिक्स किया, मिक्स करने पे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट कर जाता है। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जो दो सब्सटेंसेस थे उनका फ्रीजिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर तो है, लेकिन जब उनको मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन का जब फ्रीजिंग पॉइंट लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एज कम्पेयर टू सेपरेट सब्सटेंसेस जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस कर जाता है। तो ये इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, इनको थर्मोडायनामिकली स्टडी करने के लिए भी ये इक्वेशन यूज होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, दिस इक्वेशन इज आल्सो यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट एनी प्रेशर इफ इट्स वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन। ये कह रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर नाउन हो, ठीक है, अब एक वेपर प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नाउन है, अब वो नाउन वैल्यू हो गई स्टैंडर्ड वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू, अब वो हमें नाउन है। अब उस लिहाज से, उस स्टैंडर्ड वैल्यू के लिहाज से किसी भी और भी टेम्परेचर के ऊपर हम लोग उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारी कैलकुलेशन में कौन हेल्प करता है, ये इक्वेशन। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर दो वैल्यूज हैं, T1 और T2। अगर हमें एक वैल्यू मालूम हो तो एक वैल्यू मालूम हो टेम्परेचर की, तो हम लोग दूसरे किसी और टेम्परेचर के ऊपर इस इक्वेशन को यूज करते हुए उस सब्सटेंस का या उस लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो होती क्या है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है और उसकी आगे फर्दर एप्लीकेशंस क्या हैं, वो कौन से थर्मोडायनामिक या और कौन से फिजिकल प्रोसेसेस हैं जिनको स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होती है। अब ये आज का लेक्चर था, इजी था, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।